सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। विफाक और सिंध एक बार फिर आमने सामने हैं, दोनों तरफ ललकारें, इल्जामात हैं। कराची वाक़े की लकीर को खूब जोर शोर से पीटा जा रहा है। जज़ायर के मामले पर भी दोनों तरफ की तोपें गोले उगल रही हैं। हालात ये हैं कि कोई पीछे हटने, हार मानने को तैयार है ही नहीं। पीपल्स पार्टी इसे सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला करार देती है तो विफाकी वज़रा की नज़र में इसकी हैसियत ड्रामे से ज़्यादा कुछ नहीं। आज के दिन मुआवने खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर का यह भी कहना था कि अगर IG सिंध अगवा हुए तो फिर इसका मुकदमा क्यों दर्ज नहीं कराया गया। शिबली फराज का दावा था कि यह सारा नाटक मज़ार कायद की बेहुरमती के वाक़े को छुपाने के लिए रचाया गया। IG पुलिस की इज्जत पामाल होने का बड़ा दुख है। कायद के मज़ार का तकद्दुस पामाल हुआ, इसका कोई गम क्यों नहीं। दूसरी तरफ नून लीग ने कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और IG अगवा मामले पर अदलिया से अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा है कि यह सब कुछ वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर हुआ, जिन्होंने अपोजिशन को धमकी दी थी कि अब इन्हें नया इमरान खान देखने को मिलेगा। ये इसी नए इमरान खान का नया रूप है। दूसरी तरफ आर्मी चीफ वाक़े का नोटिस ले चुके हैं। हुकूमत सिंध की तहकीकाती कमेटी भी बन गई है। अगर नीयत साफ हो तो मामला हल हो सकता है, लेकिन कड़वा सच ये है कि ये दोनों मामले सियासत गर्म रखने का बहाना है। इसलिए अंदाज़ा यही है कि तहकीकाती कमेटी के इन तिलों से तेल भी सियासी ही बरामद होगा, जो फ़ायदे की बजाय नुकसान करेगा। हुकूमत के खिलाफ एक महाज PDM की शक्ल में भी खुला है गुजरावाला कराची के बाद, जिसकी अगली मंजिल कोयटा है। अपोजिशन के लिए परेशान कुन खबर यह है कि नेक्टा ने पेशावर और कोयटा के लिए थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया है। नेक्टा के मुताबिक अलम TTP सियासी और मजहबी क़यादत पर खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी कर चुकी है। सवाल यह है कि क्या इस अलर्ट के बाद अपोजिशन अपने जलसों के प्लान से पीछे हटेगी या फिर कोयटा जलसा मुकर्ररा वक्त और मुकर्ररा जगह पर ही होगा। अंदर की खबर यह है कि कराची जलसे की तरह यहाँ भी अपोजिशन की तरफ से नवाज शरीफ को खिताब की इजाज़त ना देने का फैसला किया गया है। इसीलिए इस जलसे को लेकर मरियम नवाज और लंदन में बैठे नवाज शरीफ के दरमियान तवील मुशावरत हुई। खबरें ये गर्म है। नवाज शरीफ ने हिदायत दी है कि मरियम पार्टी सतह पर फाल हों, हुकूमत पर दबाव मजीद बढ़ाएं। लेकिन सवाल ये भी अहम है, इदारों पर हमले की वजह से हुकूमत ही नहीं, अपोजिशन ने भी नवाज शरीफ के खिताबात पर पाबंदी लगा दी है। ऐसे में मरियम नवाज वालिद की जुबान में बात कैसे कर सकेंगी। अगर ऐसा किया तो ये अपने पांव पर कुल्हाड़ी बात होगी। कुल्हाड़ी के जिक्र पर याद आया कि एहतसाब का कुल्हाड़ा भी चलने को तैयार है। चेयरमैन नैब की सदारत में होने वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में 11 नए रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी गई है। नवाज शरीफ, एहसन इकबाल, फवाद हसन फवाद के खिलाफ रेफरेंस दायर होगा तो हुकूमती खिलाड़ी अलीम खान और नून लीग के राना सनाउल्लाह समेत दीगर के खिलाफ तहकीकात होंगी। क्या एहतसाब की इस तेज रफ्तारी का अपोजिशन की तहरीक पर कुछ असर होगा, इसी पर हम बात करेंगे। असद खलील साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब पाक सजीन पार्टी के सरबरा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये जो सारा वाकया हुआ जिसकी वजह से इतनी सियासत में हलचल मच गई है, आपकी पार्टी, आपकी सोच इस पर क्या है? कौन सही है, कौन गलत है? विफाकी हुकूमत कह रही है कि ये ड्रामा रचाया गया मज़ार कायद की जिस तरह बेहुरमती हुई उसको छुपाने के लिए। सिंध हुकूमत कहती है कि जनाब ये तो आइन से बढ़कर कुछ हो गया है, रियासत के ऊपर रियासत वाली बात आ गई है। नून लीग कह रही है जी खुद नोटिस लिया जाए और इमरान खान ने करवाया है सब कुछ। देखिए, दोनों हुकूमत और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो बयानिया है, दोनों अपनी अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। कोई ताल्लुक़ नहीं, अवाम के मसाइल से कोई ताल्लुक़ नहीं। नॉन इशूज़ को इशूज़ बनाया जा रहा है और लोगों को एक ऐसी ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है जहाँ पर वो अपने हुक्मरानों से अपने मसाइल भूल कर, अपनी तमाम चीज़ों से तवज्जो हटाकर वो इन चक्करों में सुबह दोपहर शाम लग जाएं। आज से 1 महीने पहले कराची की सबसे बड़ी खबर थी कि नालों की सफाई नहीं हो रही, लोग मर रहे हैं, लोगों के घरों में पानी चला गया है। चीफ जस्टिस आ गए, अदालत लगा दी, आर्मी चीफ आ गए, बैठक कर ली, वज़ीर आज़म आ गए, 1150 अरब रुपए का पैकेज दे दिया। उसके बाद जो है वो बस ये जा वो जा, कोई ख़बर नहीं है कि वो नाले अब कहाँ गए, वो कचरा कहाँ गया, वो लोग जो जिनके घरों में पानी घुस गया था क्या हो, क्या कहाँ गए, क्या आइंदा भी ऐसा होगा नहीं होगा। अब जब दोबारा लोग मरेंगे, दोबारा कोई मसाइल होंगे, दोबारा कैंप लगेंगे, दोबारा ये सारा ड्रामा होगा और इसी तरह से सब चीज़ें चलती रहेंगी।
मैं ये समझता हूँ कि जो अपोजिशन है वो उससे जो लोगों को उम्मीदें थीं वो तमाम उम्मीदें लोगों की तोड़ती चली जा रही है। और ये कि जब आप कराची की ज़मीन से खड़े होकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब स्टेज बनाकर जब वो हुकूमत को ललकार रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, तो सारी जो गुफ्तगू है उनकी वो अपने मसाइल से, अपनी गवर्नेंस से तवज्जो हटाने वाली बात है। 12 सालों से पीपल्स पार्टी की यहाँ पर हुकूमत है, वो किसी को बुरा बोल कैसे सकते हैं। दूसरी बात है, अगर ये हुकूमत ख़राब है तो पीपल्स पार्टी रिज़ाइन करे, PMLN रिज़ाइन करे, 1 घंटे में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। ये जो इस वक्त मुल्क में स्टेटस को आ गया है, कोई कारोबार नहीं हो रहा, कोई चीज़, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, जो लोग हैं जो कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट वो भी परेशान हैं, इकॉनमी जो है वो नीचे जा रही है, गुर्बत ऊपर जा रही है, लोगों को बेरोज़गारी हो रही है और कारोबार मईशत नहीं चल रहा। और वो इसी वजह से कि हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो गई है, उसमें नए नए इशूज़ क्रिएट हो जाते हैं। जैसे ये मज़ार कायद वाला इशू था, एक बहुत छोटे मसले को बहुत ही बड़ा बना दिया गया और सारी चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन की जमातें दोनों बिल्कुल फेल हैं और इस फेल होने की वजह से उनकी आवाम से तवज्जो उनकी अपनी कारकर्दगी पर पे अगर जाती, उससे वो जो है वो डेविएट कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल साहब, ये जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की बेहरमती हुई, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या इस पर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए था? और जो पुलिस का उस पर रद्दअमल आया उसके बाद कि जी जो वज़ीर आला सिंध ने खुद कहा कि जी हम पर दबाव डाला जा रहा था, इसका मतलब है वो इस पर मुकदमा दर्ज नहीं करना चाह रहे थे। पुलिस कितनी गैर सियासी है? ये खुद से फैसले करती है या ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने इसको यानी दबोच कर रखा हुआ है? क्योंकि उन्होंने तो ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि ये तो बड़ी गैर सियासी किस्म की पुलिस है और इस पर बड़ा कोई किसी ने दबाव डाल दिया है। बिल्कुल सिंध की पुलिस गैर सियासी नहीं है, बिल्कुल सियासी पुलिस है। हर चीज़ पीपल्स पार्टी की ईमा पर होती है। यहाँ पर पूरा कराची से कश्मीर तक सारे उन्होंने जो है वो बिल्कुल उसमें सियासत, अपनी सियासी मदाखलत कर रखी है। और ये तो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह बिल्कुल ये बात आया है। जहाँ तक इस वाक़े की बात है, इस पर इतना दोनों जानिब से मैं समझता हूँ कि इतना एक्सट्रीम पे जाने की ज़रूरत नहीं थी। कोई कैप्टन सफदर साहब को कोई फांसी नहीं हो जानी थी FIR कट के, उनको एक तंबीह कर दी जाती। गलत हुआ जो हुआ वहाँ पे मज़ार कायद पर, लेकिन उसको इतना एग्जेजरेट नहीं करवाना चाहिए था। उनको एक तंबीह कर देनी चाहिए, उनको एक नोटिस भेज देना चाहिए था। या वो जो कंप्लेन मज़ार कायद की एडमिनिस्ट्रेशन ने की थी, उस कंप्लेन के ऊपर एक नोटिस दे के कोई उनको बुलाकर बात कर लेता और उनको एक जज जाकर बात कर लेता। एक तो ये भी ख्याल करना चाहिए था कि वो कराची में एज अ मेहमान आए थे सिंध में, और वो कोई इतना बड़ा ऑफेंस नहीं हो गया कि उसको उनके ऊपर उनको कैद हो जानी थी और कोई मसला हो जाना था। दूसरी जानिब जो सिंध पुलिस का जो रिएक्शन है वो पूरा टोटल पॉलिटिसाइज है, मैं समझता हूँ। अच्छा। और पीपल्स पार्टी ने उस पर जो है वो अपना रोल प्ले किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब आकर इतनी आहू बका कर रहे हैं और कि वही बड़ा जुल्म हो गया, एज इफ के पहली दफ़ा सिंध पुलिस से कोई कानून तोड़वाया गया है, पहली दफ़ा। मेरा सवाल है कि ये तो कैप्टन सफदर हैं जो कि ख़ुद एक पॉलिटिकल लीडर हैं, फिर वो एक नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं, मरियम साहिबा के वो शौहर हैं, एक बड़ी फिगर, और जिनकी सपोर्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एक दिन पहले उन्होंने इसी सूबा सिंध की प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ जलसा किया है, तो पूरी सूबा सिंध की सपोर्ट उनके साथ है। उसको अगर कोई गिरफ्तार करने के लिए कह भी रहा था तो अगर नाजायज़ या जायज़ जो भी कह रहा था तो आपने रेजिस्ट कर लिया, यानी कि सिंध IG पुलिस साहब ने, ये पुलिस ने रेजिस्ट कर लिया। मेरा सवाल है कि यही लोग जो आपको इनको गिरफ्तार करने के लिए कह रहे थे या FIR काटने के लिए कह रहे थे, किसी आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, आम पाकिस्तानी के लिए अगर यही गिरफ्तारी कहते तो क्या आप ऐसे ही रेजिस्ट करते? क्या आपने आज तक किसी आम पाकिस्तानियों को गिरफ्तार नहीं किया बगैर बेगुनाह को? क्या पुलिस करती नहीं है? इन्हीं लोगों को, इन इदारों जिनको आप इल्ज़ाम दे रहे हैं, उनके कहने पे तो आप पूरा खानदान बंद कर देते। कराची में कब्रिस्तान जो है वो भरे पड़े हुए हैं जहां पर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग से लोग मर चुके। तो ये वाकया जो हुआ है, क्या किसी गरीब पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी के ऊपर भी हमारी पुलिस इस तरह से रेजिस्ट करती है उसको गिरफ्तार करने पे? ये मेरा सवाल है, और वो जो जवाब है कि नहीं करती। तो ये एक बड़ा पॉलिटिसाइज हुआ सारा मामला, और मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। उर्दू जुबान का जिस तरह से मजाक उड़ाया गया, नहीं उसको ऑन ही नहीं कर रहे कि उर्दू जुबान तुम्हारी है नहीं। ये जलसे में आकर, वो भी कराची में आकर महमूद अचकज़ई साहब ये हमला कर रहे हैं,
तब फिर आइन की बात क्यों नहीं होती? आइन में तो उर्दू के बारे में, उसकी तरवीज के बारे में, उसके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में लिखा हुआ है कौमी ज़ुबान का, वो इसको मान ही नहीं रहे। तो ये आप नहीं समझते कि बड़ी खतरनाक चीज़ है ये इस तरह से करना? क्योंकि ये तो आपका तशख़्ख़ुस, आपका जो वतन है उसकी सकाफत हो, उसका आइन हो, ये तो बराह रास्त उस पर हमला है, हमारी असास पर हमला है। हम जुड़े हुए हैं इस ज़ुबान की वजह से। मैंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मौलाना फजल रहमान साहब से ये अपील की है कि वो इस बात का नोटिस लें और एक वजाहती बयान जारी करें और इसकी सरजनिश करें। और जिस साहब ने ये बात की है, ये उनके अंदर की नफ़रत जो है वो बाहर आ रही है, उनका जहर बाहर आ रहा है। और कराची अब इस तमाम चीज़ों का मुतामिल नहीं हो सकता। पाक से ज़मीन पार्टी ने आज से 4 साल पहले इस शहर में जब 22 लोग रोज़ाना मरते थे ज़ुबान और नस्लों की बुनियाद पर, हमने बहुत बड़ी क़ुरबानी दी और आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची के तमाम ज़ुबानें बोलने वाले बहुत ही बाहमी शीर व शकर होकर आपस में मिलकर रह रहे हैं। कोई इलाका बटावा नहीं है, कोई, हमने आपस में लोगों को जेल किया है, कम्युनिटीज़ को जोड़ा है आपस में। आज मेरी पार्टी में बलोच भी है, मुहाजिर भी है, सिंधी भी है, पख्तून भी है, पंजाबी भी है। हमने आकर एक पॉलिटिकल हमांगी, और हमने आज तक 4 सालों में किसी को एक पत्थर पलट कर नहीं मारा। हमने कोई नफरत की सियासत नहीं की। हम अपना इख्तलाफ करते हैं लेकिन दुश्मनी में नहीं बदलते। ये हमने अपने कारकुनों को, शहर के नौजवानों को ये बात समझाई है और उनकी तरबियत की है। ये जो बात है इतनी गलत बात है, इतनी बेहुदा बात है और इतनी गैर मुनासिब बात है कि जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। उर्दू ज़ुबान सिर्फ कराची नहीं पूरे पाकिस्तान की शनाख्त है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने आइन की भी खिलाफ वर्जी की है, बात की है और उन्होंने लोगों की दिलादारी की है और इस्तेमाल उन्होंने किया है ये अपोजिशन का ये प्लेटफॉर्म जिसको मौलाना फजल रहमान साहब हेड कर रहे हैं। मौलाना साहब की मैं इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन मौलाना साहब को अपने साथ जुड़े हुए लोगों की हरकत और सकनात पर बहुत नज़र रखनी चाहिए कि कौन से एजेंडे पे चल रहा है। और कराची के लोगों, वो पुलिस का साथ देते हैं, वाक़े को कंडेम करते हैं। कैप्टन टायर सफदर की इज्जत जो है वो उनके लिए बड़ी ज़रूरी है, लेकिन उर्दू ज़ुबान हो, मज़ार कायद, उसकी कोई बात नहीं होने दी जाती असेंबली में, ना उसके लिए कोई करारदाद आती है मजम्मत की। अपोजिशन इस पर चीखती है लेकिन सिंध हुकूमत कुछ नहीं करने देती। देखिए, यही तो मेरा कहना है कि जो कैप्टन सफदर साहब को मैं के ऊपर होने वाले अमल को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, वो एक तरफ रखते हैं। ये जो वज़ीर आला सिंध साहब हैं या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या IG साहब इतने उन्होंने जो है वो बड़ा उन्होंने उसको अपना एक स्टैंड लिया, तो यही मैं पूछ रहा हूँ क्या किसी आम गरीब सिंध के शहरी गांव से लेकर कश्मीर से लेकर कराची तक किसी आम मासूम शहरी के ख़िलाफ़ जुल्म और ज़्यादती की बात हो या नाजायज़ बात हो तो क्या पुलिस उसके लिए भी ऐसे स्टैंड लेती है? नहीं लेती। किसी के कहने पर पूरा ख़ानदान कर देते हैं झूठे मुकदमे में। हज़ारों लोग पड़े हुए हैं झूठे मुकदमों में। आज साल कैप्टन सफदर 11 घंटे में वापस आ गए। ये उर्दू जुबान पर 11 सालों तक लोग झूठे मुकदमे में बैठे रहते हैं जेलों के अंदर। जी मुस्तफा कमाल साहब, जी मुझे आवाज नहीं आई। अच्छा, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि कम से कम उर्दू जुबान के हवाले से असेंबली में बात तो होने देनी चाहिए थी हुकूमत को, सिंध हुकूमत को। वो तो इसका भी मौका नहीं दे रहे थे। नहीं, सिंध हुकूमत तो देखिए उसका तो रवैया बिल्कुल बहुत ही तासुबाना है। उसने सिर्फ अपनी बातों से नहीं बल्कि अपने सारे अमल से इस तासुब को बहुत ज़्यादा जो है वो परवान चढ़ाया है। और जो आज कराची हैदराबाद के साथ उन्होंने एक ख़ास उर्दू बोलने वालों के साथ जो उन्होंने एक अपना रवैया रखा हुआ है 12 सालों से, उसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। ये सारी रेसिपी है किसी भी एथनिक वायलेंस को जन्म देने के लिए। ये तो हम हैं जो कि सेंस प्रिवेल करवा रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई ये जो हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, सिंधी नहीं कर रही है। मैं मुहाजिरों को बोलता हूँ ये वाली बात जाके कि ये जो हम पर ये जुल्म हो रहा है 12 सालों से, इसको कोई एक्सप्लॉइट ना करे कि ये सिंधी हमारे ऊपर जुल्म कर। नहीं, ये पीपल्स पार्टी जुल्म कर रही है। यही पीपल्स पार्टी कश्मीर
लेकर में भी जुल्म कर रही है सिंधियों के ऊपर। लाड़काना में बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं, जिनके जो वैक्सीन के बगैर मर रहे हैं वो भी सारे सिंधी हैं। थर में जो बच्चे मर रहे हैं वो भी सारे सिंधी हैं। जिन बच्चों के स्कूलों में ऐसे बांध दी गई हैं, स्तबल बना दिया गया है, वो भी सारे सिंधी बच्चों के स्कूल हैं। 70 लाख बच्चे सिंध में स्कूलों से बाहर हैं, 90% वो बच्चे सारे सिंधी हैं। आज लाड़काना में एड्स फैल गया इस दौरान, इनके वो सारे बच्चे सिंधी हैं। तो पीने का पानी नहीं मिल रहा, हेपेटाइटिस बी का मरीज हो गया पूरा सूबा सिंध। तमाम अंदरून आप अगर गांव गूठों में जाएं तो ये सब लोग, मेजॉरिटी ऑफ देम आर सिंधीज। तो ये जो अभी अगर मैं मुहाजिर नाम पर सियासत करना चाहूं, यकीन कर एक्सप्लॉइट करना चाहूं, तो बड़ी जबरदस्त रेसिपी है। इनके सारे काम आग लगाने के लिए बहुत हैं, लेकिन मुझे मरकर अपनी खबर में जाना है, इसलिए हम सेंस प्रिवेल कर रहे हैं, हम जिद्दोजहद कर रहे हैं कि हम एक और बहुत बड़ा अपने सिंधियों को भी जान छुड़वाएं। जी, आपने बड़ी अच्छी बात की, हम सब एक हैं। लेकिन जिस तरह फिर हर दफ़ा खासतौर पर जब से पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, चाहे वो नून लीग की गवर्नमेंट हो सेंटर में, चाहे तहरीक इंसाफ की हो या किसी की भी हो, ये क्यों होता है कि हर बात पे झगड़ा हो जाता है? पहले हमने कोरोना के मामले पर देखा, कराची के डेवलपमेंट पर देखा, अब इस मामले पर देखा, हत्ता कि ये जो जज़ायर वाला मामला है इसको इतना खतरनाक बना दिया गया है कि पता नहीं कोई हमला हो गया विफाक की तरफ से। तो ये पीपल्स पार्टी खुद क्यों नहीं इसको फिर डेवलप करती? ये क्या मामला है कि कराची के साथ ये जज़ायर है या सिंध के साथ जज़ायर है, तो इनके बारे में कोई बात भी ना करे, कुछ सोचे भी ना कि हमसे पूछे बगैर या हम ही इसको चलाएंगे, आगे बढ़ेंगे? तो फिर 12 साल से क्या किया है? इसका हल क्या है? ये इतना खतरनाक बना दिया जाता है इस इशू को भी, जज़ायर के इशू पर। देखिए, हमें तो पीपल्स पार्टी से कोई उम्मीद ना पहले थी ना अब है, हमें ना एमक्यूएम से कोई उम्मीद पहले थी ना अब है। सिंध की मैं बात अगर करूँ, ये 2 पार्टियाँ थी। हमें सिंध के लोगों को पहली दफ़ा, हमें तो इनसे अब जो कर लें हमें तो कोई सरप्राइज़ होता नहीं कि क्या इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया सब कुछ, हमें कोई सरप्राइज़ नहीं है पीपल्स पार्टी क्या करी, हमें कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन हमें उम्मीद थी, पाकिस्तानियों को उम्मीद थी, ख़ासतौर पर सिंध के लोग, कराची के लोगों को उम्मीद थी कि उन्होंने PTI को 14 सीटें दी हैं नेशनल असम्बली में, और 24 या 25 जो है वो सीटें दी हैं उन्होंने प्रोविंशियल असम्बली में। तो PTI जो कि वफाक में हुक्मरान जमात है, इस सूबे सिंध के लिए ख़ास तौर पर कराची के अर्बन सेंटर जहाँ से उनको मैंडेट जिस भी तरह मिला है वहाँ पर कुछ करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, जब वो उनके पास ये तमाम जिम्मेदारी आई, तो मैं समझता हूँ कि उनका जो नैरेटिव था, उनका जो स्लोगन था, उनकी जो कैंपेन थी इलेक्शन कैंपेन के दौरान, इलेक्शन जीतने से पहले, उन्होंने उस नैरेटिव, उस माइंडसेट को जो कि तर्क कर देना चाहिए था हुकूमत बनने के बाद, वो उन्होंने उसको तर्क नहीं किया, और उसी मोड में आज तक वो हुकूमत चला रहे हैं जो कि ज़हर कातिल है। फ़र्ज़ करें कि वो आकर ये कहते हैं कि भाई मैं इन चोरों से बात नहीं करूँगा जो कि असेंबलियों में आ गए, जो ओपोजिशन के लोग हैं, मैं इनसे बात ही नहीं करूँगा। तो द मोमेंट वो ये कहते हैं, उन्होंने एक आईनी बहरान पैदा कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको नैब का चेयरमैन लगाने के लिए आईनी तौर पर ओपोजिशन लीडर से बात करनी है, आपको इलेक्शन कमीशन का हेड लगाने के लिए आईनी तौर पर ओपोजिशन लीडर से बात करनी है, आपको पब्लिक अकाउंट कमीशन के कमेटी के चेयरमैन के लिए ओपोजिशन से बात करनी है। आप जब ये कहते हैं कि मैंने बात ही नहीं करनी है, तो लामुहाला इस मुल्क को चलाने के लिए मुल्क के इदारों को कोई ना कोई, किसी ना किसी को इंगेज करना पड़ता है। जब वो इंगेज करते हैं तो सारा बर्डन उनके ऊपर आ जाता है, फिर जो है वो बुराई उनके हिस्से में आती है। तो इमरान खान साहब ने जो कि शील्ड बनना चाहिए था इदारों के आगे, उनको आगे, वो उन्होंने इदारों को अपने आगे शील्ड बना ली है। ये इस एटीट्यूड के साथ ये मुल्क, उसका फायदा आज सारी ओपोजिशन जमातें उठा रही हैं, वरना जो सपोर्ट इमरान खान साहब की हुकूमत को मिली है वो शायद ही पाकिस्तान में किसी को मिली हो और ना आइंदा किसी को मिलेगी। लेकिन इस सपोर्ट को अपनी सिर्फ एटीट्यूड की वजह से, अपनी जाती एक अपनी, भाई बादशाहत नहीं है ना यहाँ पर, आइन के मुताबिक मुल्क चलेगा ना, जिसके ऊपर आपको अपने अपोजिशन लोगों से बात करनी पड़ेगी। ये आइन में लिखा हुआ है। आप कहते हैं आप बात ही नहीं करेंगे, उसका सारा फायदा आज ये देखें 2.5 सालों के बाद ये सारे अपोजिशन वाले रिवोल्यूशनरी इनकलाबी बनकर निकले में, सारा बेड़ा गर्क करने के बावजूद अब ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कैसे किसी को बुरा कहते हैं? भाई सारा बेड़ा गर्क उन्होंने 12 सालों में किया, लेकिन चूंकि वफाकी हुकूमत का एटीट्यूड ऐसा है, आज उनको ये मौका मिल रहा है कि अपने तमाम गुनाहों पर पर्दा डालें, उस पर मिट्टी डालें। ये इमरान खान साहब को सोचनी चाहिए ये वाली बात कि उन्होंने क्या किया इस मुल्क के साथ। आखिर मुस्तफा कमाल साहब, जो भारत कर रहा है, यानी इतना ट्रेंड चलाया गया और मुसलसल खबरें, मुसलसल कवरेज, कराची सिविल वॉर, और वीडियोस दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कोई जनाब खाना जंगी हो गई है और अजीबो गरीब बातें की जा रही हैं,
ये भारत में क्या हो रहा है? ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ, सबसे बड़े शहर के खिलाफ, ये अपना मजाक उड़ा रहे हैं या ये एक साजिश है कि पूरी दुनिया में इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया जाए पाकिस्तान के बारे में कि कोई सोचे भी ना यहाँ आने का, इन्वेस्टमेंट का ना सोचे, या ये इससे खुद यानी खुद नंगे हो रहे हैं इस तरह करके? देखिए, हमें तो दुश्मन से कोई अच्छाई की उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। कोई आइडियल वर्ल्ड तो है नहीं, ये बड़ा सेल्फिश वर्ल्ड है। हमें अपने हाउस को इन ऑर्डर करना चाहिए। ये जो मुल्क के लोग हैं सारे अपोजिशन को या हुकूमतों में, वो सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि उनका अमल किसको फ़ायदा दे रहा है, उनको सोचना। देखिए, तमाम हुकूमत और अपोजिशन में जो लोग हैं, अभी तक आवाम की कोई बात नहीं कर रहा। भाई, अगर आप सियासी जमातें हैं और आप सिंसियर हैं, सबसे पहले आप कहते हैं ना इलेक्शन चोरी हो जाता है, आओ ना सब मिलकर बैठकर इलेक्शन रिफॉर्म करते हैं। ऐसा इलेक्शन रिफॉर्म करें कि कोई सुपर पावर भी आकर उस इलेक्शन को चुरा ना सके। बिल्कुल पॉसिबल है, दुनिया भर में इलेक्शन होते हैं, कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। आओ, आप इतनी ओपोजिशन जब सब मिलकर बैठकर इलेक्टोरल रिफॉर्म क्यों नहीं कर देते कि एक दफा ऐसा इलेक्टोरल रिफॉर्म कर दें कि फिर कोई पाकिस्तान की ताकत कोई सी भी हो, कोई उस इलेक्शन को चुरा ना सके और लोगों का फिर एतमाद आ जाए, लोग वोट डालने के लिए निकले। नहीं करते बात, क्यों नहीं करते? हर किसी ने बैक डोर से अपनी सेटिंग के दरवाजे खुले रखे हैं। उनको पता है उनके अमाल ऐसे हैं कि अगर एक दफा इलेक्शन सही हो गए तो इनमें से कोई भी नहीं आएगा। मजे की बात है। फिर हेल्थ रिफॉर्म करो भाई, एजुकेशन रिफॉर्म करो, पुलिस रिफॉर्म करो, जुडिशरी रिफॉर्म करो। 18 अमेंडमेंट के बाद इख्तियारात और नीचे वसाइल नीचे दो, एनएफसी अवार्ड के बाद पीएफसी अवार्ड दो, लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म करो। ये तमाम वो बातें हैं जिससे एक आम आदमी का ताल्लुक है। ये आपका एजेंडा होना चाहिए, ये आपकी तकरीर होनी चाहिए, ये आपका प्लान होना चाहिए, जो आप बताएं कि आप लोगों के लिए भला क्या करेंगे। अभी क्या कह रहे हैं? हम इसको उतारो, हमें बिठाओ। वो कह रहा है ये चोर है, ये कह रहा है वो चोर है। ना ये ठीक है, ना वो ठीक है, और लोगों का जो है वो कोई पुरसान हाल नहीं। इसीलिए हम 8 नवंबर को कराची की उसी ग्राउंड से जलसा करने जा रहे हैं और हम सही नुमाइंदगी बताएंगे दुनिया को कि कराची की सही आवाज है क्या। और ये जो मिसगाइड करने की कोशिश की गई है, हम बताएंगे अकेले। जो 10 पार्टीज ने जलसा किया था, पाक सरजमीन पार्टी 8 नवंबर को इतवार वाले दिन दोपहर में कराची के जेन्युइन लोगों के साथ कराची के मसाइल और पूरे पाकिस्तान के मसाइल इन हुक्मरानों को भी और इन ओपोजिशन लीडरों को भी सही मायनों में बताएंगे। और हम दीवार पे लिखा हुआ इनको पढ़ाएंगे कि भाई नौश्ता दीवार पढ़ो वरना दोनों फारिग हो। ये इन चक्करों में अब लोग आने वाले नहीं हैं कि आप एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाकर अपनी सारी चीजों के ऊपर पर्दा डालें। हमारे लिए क्या है आपकी तकरीर में, आपके प्रोग्राम में, आप हमें वो बताइए। जी, मेरे पास चंद सेकंड है। मुस्तफा कमाल साहब, ये जो आप देख रहे हैं, अब 25 को कहा जा रहा है जी कोयटा में जलसा होगा, फिर और जलसे होने हैं, फिर लॉन्ग मार्च होगा, दूसरी तरफ लग रहा है कि एहतसाब का अमल भी होगा। आप क्या देख रहे हैं? इससे मुल्क में अदम इस्तेहकाम की कैफियत होगी या हुकूमत को कोई खतरा नहीं? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर तो वाकई ये अपोजिशन इस हुकूमत को सेलेक्टेड और जो है वो नाजायज़ हुकूमत समझती है, 1 घंटे में वो इस हुकूमत को ख़त्म कर सकते हैं, असम्बलियों से इस्तीफे दें, ये हुकूमत फारिग हो जाएगी। अगर वो ये नहीं करते, इनके सारे अमल को मैं ढोंग समझता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक समझता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सरबरा पाक सरजमीन पार्टी सईद मुस्तफा का वक्त दिया। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे नेक्टा ने जो थ्रेट अलर्ट जारी किया है, क्या इसके बाद कोयटा में जलसा होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होगी ऑपोजिशन की, हुकूमत क्या करेगी, क्या होने वाला है? ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने पेशावर कोयटा के लिए थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया है। कोयटा और पेशावर में दहशतगर्दी का खतरा है। ऊपर से 25 अक्टूबर को अपोजिशन पीडीएम कोयटा में जलसा करने जा रही है। और क्या सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा या अपोजिशन इस बारे में दोबारा सोचेगी, इस बारे में बात करेंगे। असद खरल साहब, ये तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है और ये भी बताया जा रहा है कि हाल ही में बलूचिस्तान में बड़ी कार्रवाई करके 8 IEDs बरामद की गई हैं और ख़तरा बहुत ज़्यादा है। लेकिन जहाँ सियासत हो वहाँ इस तरह के फैसले लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहा जाएगा कि जानबूझकर ये हुकूमत कह रही है, डर गई है, इसको ख़तरा है, इसलिए इस तरह के थ्रेट जारी कर रही है कि जी मजहबी और सियासी क़यादत को खुदकुश हमलों और बम हमलों का निशाना बनाने का ख़तरा है। सामा साहब, आप देखिए कि जब से ये पीडीएम की एक्टिविटीज़ हुई हैं, गुजरांवाला के जलसे से लेकर अब तक देख लें, गुजरांवाला जलसा और उसके बाद कराची के जलसा,
चंद दिनों के अंदर, बल्कि एक दिन के अंदर ही 21 शहादतें हुई जी, जिसमें 14 लोग जो है वो सिक्योरिटी के एहलकार थे, हमारे अफवाज और एफसी के एहलकार थे। शायद कई सालों के बाद इस तरह का वज़ीरिस्तान और हौला बलूचिस्तान में इतनी बड़ी कैजुअल्टी जो है शायद कई सालों बाद, कई दहाइयों बाद देखी हमने कि जिसमें सिविलियन और फौजी इतनी तादाद में और जो एफसी के लोग हैं उनको शहीद किया गया। मामला ये है कि जो नेक्टा ने अलर्ट जारी किया है इसकी बुनियाद पे जो ऑलरेडी उनके पास इतलात हैं और 21 अक्टूबर को जो जिस तरह आपने बताया कि कार्रवाई एक नाकाम बनाई गई कि वहाँ पे 8 आईडीज़ जो उन्होंने, और ये जो सियासी और मजहबी शख्सियात को टारगेट करने के हवाले से आपको याद होगा कि ये जब से ये मूव शुरू होने वाली थी उस वक्त से ही शेख रशीद भी कह रहे थे, मैंने भी आपको कहा था कि क्रेडिबल ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि भारत इस माहौल से सारी चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहता है। और आप यही देखें ना कि कल ही अभी जो ट्वीट्स आए और जिस तरह उन्होंने कहा कि एक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर को, और उसके बाद कराची की सड़कों पर उनको टैंक नजर आ गया, कब्जा हो गया, टैंक नजर आ गया और सिविल वार की बात हो रही है। मामला ये है कि ये बड़ी खौफनाक एलिमेंट है और ये जो चीज़ें हो रही हैं इसलिए हम कहते हैं कि दुश्मन मुल्क जो होते हैं, दुश्मन कूतें होती हैं, वो इस तरह की चीज़ों से वो फ़ायदा उठाती हैं और मुल्क के अंदर अफरा तफरी, इंतशार और शोरश बर्पा करने की कोशिश। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब का इंटरव्यू देख लें, अब जो उनके हालिया जो बात उनने गुफ्तगू की है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जनाब वही शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एक तरफ तो ये बयानिया इनका डिफरेंट है नवाज शरीफ साहब का, मरियम साहिबा का, फ़ौज को जिस तरीके से ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, उनको कटारे में खड़ा करते हैं, उनके ऊपर जनाब चार्जशीट लगाते हैं। दूसरी तरफ यही शाहिद खाकान अब्बासी साहब फौरी तौर पर जो ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आर्मी चीफ से फ़ोन किया और उसके बाद जनाब टेलीफोनों का तांता शुरू हो गया, मरियम साहिबा की नवाज शरीफ से गुफ्तगू, शहबाज शरीफ से गुफ्तगू, और आपस में जनाब कि जनाब ये क्या हो गया, सफ़े मातम बिछ गई कि जनाब हम तो समझ रहे थे कि ये हमारे बयानी के साथ है, ये तो जनाब देखिए ये बाजवा साहब से फ़ोन कर रहे हैं, बाजवा साहब इनको फ़ोन कर रहे हैं और हमें तो कोई घास ही नहीं डाल रहा। उसके बाद से दोबारा इनको ये एहसास हुआ और यहाँ भी इन्होंने ये बात की कि जनाब बिलावल साहब तो चले गए वहाँ पे गिलगित-बल्तिस्तान में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने, तो ये तो हमें इन्होंने ठिंगा दिखाया और ये हमें मामू बना गए। इसके बाद अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब फरमा के आ रहे हैं, वो कहते जी हमारे साथ मुज़ाकरात करें, वो कहते हम बैठने के लिए तैयार हैं, कहते हुकूमत से नहीं आर्मी से। यानी मुझे समझ नहीं आ रही कि इनका बयानिया है क्या। कभी ये कहते हैं जी आर्मी कौन होती है, इदारे कौन होते हैं, हुकूमत जो होती है सिविलियन बालादस्ती, जमहूरियत की बालादस्ती, फिर ये कहते हैं नहीं जनाब भी उनको करने हैं। यानी इस बात पे भी तकलीफ है कि हमें फ़ोन क्यों नहीं किया गया, हमारी कालें क्यों नहीं सुनी जाती, हमें क्यों फ़ोन क्यों नहीं करता। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब भीख मांग रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, जमहूरियत के लंबरदार, कि हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात किए जाए। भाई किस चीज़ के मुज़ाकरात आपसे वो करे, क्या मुज़ाकरात आपका तो एक ही मामला है। ठीक है जनाब, हमारे लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ हैं, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत। लियाकत शाहवानी साहब, ये बड़ा खतरनाक थ्रेट अलर्ट जारी हुआ है, तो बलूचिस्तान हुकूमत की इस पर क्या सोच है? बड़ी भारी जिम्मेदारी आ गई है, कोयटा में जलसा होना है। क्वेश्चन रिपीट किया गया जी, कि ये अब नेक्टा की तरफ से थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है कि कोयटा में और पेशावर में दहशतगर्दी का खतरा है, मजहबी और सियासी जो रहनुमा है उनको निशाना बनाया जा सकता है। अभी हाल ही में कार्रवाई हुई बलूचिस्तान के इलाके कमरदीन कारेज में, जहां पर 8 आईडीज़ बरामद हुई हैं और ये इन्होंने निशाना बनाना था कोयटा और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में। तो ये इसके बाद अब 25 तारीख को अपोजिशन PDM कोयटा में जलसा करने जा रही है, तो पंजाब हुकूमत क्या कर रही है, क्या सोच रही है इस बारे में? देखिए बलूचिस्तान हुकूमत की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जी ये हमारी जिम्मेदारी है। पंजाब हुकूमत की भी जाहिर है वही जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और जो जलसे में कायदीन तशरीफ लाएंगे या वर्कर्स हैं, जो गैदरिंग होगी, उसकी जाहिर हमारी जिम्मेदारी है बलूचिस्तान गवर्नमेंट की, हमने उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। और इससे अलर्ट से कबल ही हमने सिर्फ 2000 पुलिस है हमारे, उसमें 200 BC है, लेवीज, इसके अलावा एहलकार है हमारे, FC है, हम हैवी डिप्लॉयमेंट तो कर रहे हैं। लेकिन इस तमाम के बावजूद भी ये जो आज कमरदीन कारेज में आर्म एम्यूनिशन ये आज पकड़ा गया है, इसके अलावा कोई 10 दिन कबल बलूचिस्तान के जो मकरान
डिवीज़न है, जो कोस्टल बेल्ट है, वहाँ पे हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको निशाना बनाया गया, उनकी शहादतें हुई। ओवरऑल बलूचिस्तान और KPK में जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल है वो वक्तन फ़वक्तन बद से बदतर भी रही है, बेहतर भी हुई है। इस गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुई है, लेकिन थ्रेट्स जो है यहाँ पर रहे हैं और वाक़यात होते रहे हैं। और इसी कोयटा के जलसे में चंद साल कबल मौलाना फजल रहमान साहब जब तशरीफ़ लाए, उन पे एक खुदकुश हमला किया गया, लेकिन वो उस वक़्त एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में मौजूद थे, जिसकी वजह से अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई और हम दुआ गो हैं अल्लाह उनका हिफाजत फरमाए। तो इस तरह के अलर्ट्स जलसों में पहले भी आते रहे और वाक़यात भी होते रहे। लियाकत शाहवानी साहब, बलूचिस्तान हुकूमत को PDM की तरफ से क्या दरखास्त मिली है और उन्होंने कौन सी जगह मांगी है, वहाँ पर कोई इंतजाम हो रहे हैं? देखिए, इंतजाम तो जैसे मैंने अर्ज़ किया हमने पहले ही किया है, इस अलर्ट से पहले भी, लेकिन अलर्ट के बाद हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई, हमारे तशवीश भी बढ़ गए हैं और साथ ही PDM की क़यादत उनकी भी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। देखें, अलर्ट से कबल 1 अक्टूबर को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट PDM के जलसे में न कोई रखना डालेगी न रुकावट डालेगी। 3 दफ़ा जब सस्पेंड किया इन्होंने डेट्स कोयटा जलसे के, PDM की क़यादत ने वो सस्पेंड किया, नए डेट्स उन्होंने दिए, हमने नहीं दिए। अब भी हम ये कहते हैं कि अपने तौर पे हमने तैयारियां मुकम्मल की हैं। जो कायदीन तशरीफ़ ला रहे हैं उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी फराम करेंगे, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स भी फराम करेंगे। जिस होटल में वो रिहाइश पजीर होंगे उसको कॉर्डन ऑफ भी करेंगे। लेकिन इसके बावजूद जब ये अलर्ट जारी हुआ है और कमरदीन कारेज कोयटा से कोई ज़्यादा दूर नहीं, चंद 2 घंटे का जो है टोटल मुसाफत पे वाक़ है, जाहिर है किसी प्लानिंग के तहत ये आर्म अम्यूनिशन वहाँ पे जमा किया गया। तो ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बरवक्त कार्रवाई की। अब अलर्ट के बाद जो PDM की आदत है उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। पहले तो ये, लेकिन आप तो अब इजाजत दे चुके हैं, मेरा ख्याल है आपकी बातों से लग रहा है कि उधर से बकायदा दरखास्त आई जो कि होता है कि हम जलसा करना चाहते हैं बलूचिस्तान। जी, मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब है अपना खर्चा तो उनका होगा, लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत का, इस मुल्क का भी बड़ा खर्चा होना है। इतने ज्यादा हजारों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस का वहां पर लगाना, जिस तरह बता रहे हैं। हमारी गुजारिश है उसामा, जी कीजिए उसामा, गुजारिश ये है कि पहले कोयटा के जलसे की नाकामी के खौफ से इन्होंने 3 दफा डेट्स जो है तब्दील किए। अच्छा, अभी पब्लिक को खुदा न ख्वास्ता अगर इस अलर्ट से कोई खौफ का जो है समा पैदा हो सकता है, कोई थ्रेट की वजह से पब्लिक को कोई ख़तरा हो सकता है, तो उसके पेश नज़र, उसको मद्देनज़र रखते हुए उस तनाजुर में अगर PDM के जलसे को ये उसको मुलतवी करते हैं एक बार फिर, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई अर्ज नहीं। ये बड़ी एक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन हो सकती है और हमने तो अपनी तैयारी मुकम्मल की हैं, अलर्ट भी आ चुका है। खुदा ना ख्वास्ता कल कोई अगर वाक़या पेश आ जाता है तो जाहिर है फिर उसमें PDM की जो क़यादत है। लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ रहें, मैंने ये सवाल भी करना, आपकी जो अपील है वो तो अब PDM देखेगी क्या करना है, लेकिन जो ये हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं जिसमें इतनी शहादतें हुई हैं, कौन है इसके पीछे? अब तक क्या पता चल सका है? क्या उनको पकड़ा जा रहा है? इस बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। कोयटा और पेशावर में दहशतगर्दी का खतरा है। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी हमारे साथ हैं और वो कह रहे हैं कि PDM को इस बारे में सोचना चाहिए। अगरचे बलूचिस्तान हुकूमत बिल्कुल तैयार है, पूरी तरह से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए इंतजाम कर रही है, उनको जिस तरह हो सके फैसिलिटेट किया जाएगा तमाम क़यादत। लेकिन लग ये रहा है कि दुश्मन ये चाह रहा है कि सियासी और मजहबी क़यादत को खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, उसमें कामयाब हो, निशाना बनाकर मुल्क में अफरा तफरी फैला सके। हमने भी कराची में भी देखा है कि मजहबी रहनुमा को निशाना बनाया गया। लियाकत शाहवानी साहब, अभी तो जो वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया, उनकी शहादतें हुई और बड़े साल बाद हमने देखा कि इस तरह के वाक़यात हुए हैं, एक ही दिन में इतनी ज़्यादा शहादतें। लेकिन ये लोग तो उनका पीछा कर रहे हैं, इनको बराह रास्त टारगेट किया जा रहा है। अब जो टारगेट अगर मजहबी और सियासी क़यादत है, इसका मतलब है तो मुल्क में अफरा तफरी फैलाना है, एक हिजान की कैफियत के अदम इस्तेहकाम हो, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगें। मतलब वो अपोजिशन कहेगी कि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा वाक़या होता है तो वो तो हुकूमत को कहेगी। तो ये तो एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल हो सकती है। देखिए, जो अपोजिशन PDM की क़यादत है
ये सारे पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, हमारी सीनियर क़यादत है। ये वो क़यादत है जो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, जो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, जो अपोजिशन लीडर भी रहे हैं। दे आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल पीपल। और इन्होंने ख़ुद ये विटनेस किया है कि गुज़िश्ता 2 अशरों में पाकिस्तान में हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी जो रिलीजियस लीडरशिप है, हमारी पॉलिटिकल गैदरिंग्स हैं, जलसे हैं, जुलूस हैं, कॉर्नर मीटिंग्स तक वो दहशतगर्दी का निशाना बनते रहे। कारसाज 18 अक्टूबर को वाक़या पेश आया, उस वक़्त भी इसी तरह अलर्ट जारी था और उस वक़्त के प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सारे इक़दाम किए, मेजर्स उठाए, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा कि वहाँ पर एक वाक़या हुआ, बम ब्लास्ट हुए, सुसाइड अटैक हुए, तकरीबन 180 पॉलिटिकल वर्कर्स की शहादतें हुई। इसी कोयटा के एक जलसे में, JUIF के जलसे में मौलाना फजल रहमान साहब पे सुसाइड अटैक हो चुका है। मौलाना गफूर हैदरी साहब मस्तूंग के एक इज्तिमा में उन पे अटैक हो चुका है। बलूचिस्तान की दीगर लीडरशिप और जलसों में उन पे अटैक हो चुके हैं। लाहौर में ये हो चुका है। आपके मैरियट पे वहाँ पर हमला हो चुका है। आपके सिक्योरिटी जो स्टाफ इदारे हैं, हमारे सलाला आप देख लें, यानी इस मुल्क में 2 अशरों में ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि जब हम सकते थे अगर इस तरह के वाक़यात पास में ना होते। सिक्योर कर रहे हैं, दोनों तरफ वहाँ पेट्रोलिंग की बात हो रही है, अगरचे बहुत मुश्किल काम है, इतना लंबा बॉर्डर है, हमारी फौज की तादाद तो इतनी ज़्यादा नहीं है कि हर तरफ उसको डिप्लॉय किया जा सके बहुत बड़ी तादाद में। अफगानिस्तान पर भी फेंसिंग हुई, ईरान पर भी फेंसिंग, पहले होता था वहाँ से आते थे दहशतगर्द, अब बलूचिस्तान में कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? ये जो भी हमारे सिक्योरिटी फोर्स के जवान शहीद हुए, इन लोगों को पकड़ा गया है, इन तक पहुँचा गया है? देखिए, उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। पास में भी जो ऐसे वाक़यात हुए हैं और उनके कदमों के निशानात जहां जहां गए हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको हॉट परसू किया है, उनको अरेस्ट किया है, उनको कैफल किरदार तक पहुंचाया है और बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट जिनके आइडाउट्स थे वहां तक हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचे और उनको निशान इबरत भी बनाया जाता रहे और ये भी हमारी गिरफ्त से जो है वो नहीं बच पाएंगे। लेकिन उसामा, इस मौके पर मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि देखिए, गुजरावाला जलसा हुआ, कोई इस तरह अलर्ट नहीं था, तो अलर्ट जो है नेक्टा ने उसको अनाउंस नहीं किया। कराची के जलसे में मौजूद नहीं था, अनाउंस नहीं हुआ। कोयटा का जलसा तो वैसे PDM का कोई कामयाब जलसा नहीं होने जा रहा। मैंने 1 अक्टूबर को कहा था, कोयटा का जलसा ये 3 दफ़ा डेट चेंज कर चुके हैं। इनको खुद मालूम है कि ये कोई कामयाब जलसा भी नहीं होगा। अगर जलसे की नाकामी के खौफ से आप 3 दफ़ा डेट चेंज कर सकते हैं, मगर तो एक शाबानी साहब की सूरत आ रहा है, एक थ्रेट है। बलूचिस्तान में उसको सीरियस लेते हुए अगर इसको मजीद महमूद अचकज़ई साहब हैं, मेंगल साहब हैं, जिन्होंने बड़े इल्जामात लगा दिए आपके ऊपर भी, हुकूमत के ऊपर भी बलूचिस्तान की। फिर नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, उसमें तो कहा कि मतलब कि किस तरह से आसिम बाजवा साहब पर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो इस हुकूमत को बनाने में और सारा करने में, इलेक्शन वगैरह करने में थे, तो उनकी तो बड़ी पॉपुलरिटी है। अगर आप कह रहे हैं लोग ही नहीं आएंगे, मेरे पास चंद सेकंड है सर। देखिए, पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो पॉपुलरिटी है उसका तनासुब असम्बलीज में नज़र आता है। इस वक्त BNP मेंगल और JUIF के अपोजिशन में मेन इम्पॉर्टेंट जमातें यही हैं, लेकिन कुल अपोजिशन को मिला के 65 के हाउस में उनके पास 21 नशस्तें हैं, जबकि कोलिशन में 44 हैं। दूसरी बात यह है कि अचकज़ई साहब की जमात का सिर्फ एक MP है बलूचिस्तान असम्बली में, सिर्फ एक। और उनकी जो पॉपुलरिटी है वो 2018 के इलेक्शन में उसका फैसला हो चुका कि अवाम ने इनको कैसे रिजेक्ट किया। ठीक है, अचकज़ई साहब की जमातें या दीगर जमातें हैं, गुज़िश्ता 2 सालों में, बल्कि 3-4 सालों में देख लें, जब ये गवर्नमेंट में भी थे, कितने बड़े जलसे इन्होंने खुद मुनक्किद किए, कितने बड़े इज्तिमात किए, वो तारीख पर रिकॉर्ड उठा के देख ले, आपको समझ आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर 11 अक्टूबर का जलसा कोयटा में कामयाब हो सकता था तो डेट क्यों चेंज किया? 18 अक्टूबर तक इसको क्यों आगे ले गए? फिर 18 अक्टूबर के बजाय मजीद आगे 25 अक्टूबर तक क्यों बढ़ाया? सिर्फ एक ही वजह है कि दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। खुद इतनी दफा कर लिया तो बलूचिस्तान हुकूमत के कहने प्लान था कि गुजरांवाला और कराची से मोमेंटम जनरेट होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत शाहवानी साहब, तर्जुमान हुकूमत, आपने में वक्त दिया। आखिर में एक बहुत ही अहम खबर, लगता है कि अब एहतसाब वाकई तेज़ होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी 1 महीने का वक्त दे दिया गया है हुकूमत को कि 120 अदालतें एहतसाब की होनी चाहिए। फिर चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत भी इजलास हुआ है, उसमें नए रेफरेंसेस सामने आ रहे हैं। असद खरल साहब, ये वाकई अब एहतसाब तेज़ होने वाला है, उसमें तो अलीम खान साहब का भी नाम आ रहा है।
तकरीबन एक माह पहले या 3-4 हफ्ते पहले मैंने कहा था कि अब नैब जो है एग्रेसिवली आप देखेंगे आइंदा चंद दिनों या चंद हफ्तों के अंदर बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होंगी पॉलिटिशियन की, ब्यूरोक्रेट्स की। उस हवाले से आज का जो इजलास है इसमें मेरा ख्याल कोई सूबा, वफाक, जितने भी लोग थे, वुज़रा, अरकान असम्बली, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, आप देखें ना DGIB वो आफ्ताब सुल्तान और जो फवाद हसन फवाद और राना सनाउल्लाह, अलीम खान, क्या लंबी चौड़ी इसमें तफसील है। सब कहा ही जाएगा, इमरान खान ने कहा था नया इमरान खान होगा, तो एक तो मामला ये है कि साहब अब सुप्रीम कोर्ट भी इसको परसू कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 120 अगर अदालतें बन जाती हैं, 30 दिन में फैसले होते हैं, तो ये बिल्कुल इमरान खान साहब को भी अब अदराक हो गया है कि ये मामला होगा। और इस हवाले से जुडिशरी के साथ जो उन्होंने कहा था कि हम बैठेंगे, लॉ में अमेंडमेंट की जरूरत हुई, मजीद भी करेंगे। अगली एक खबर ये सुन ले कि नवाज शरीफ साहब को अब ये पता चल रहा है कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने ख़त लिखा है नवाज शरीफ साहब एज ए कन्विक्टेड पर्सन, उसकी हवालगी के लिए उस पे जो बरतानवी जो होम सेक्रेटरी हैं, जो वज़ीर हैं वहाँ के, इंटीरियर मिनिस्टर साहिबा, उन्होंने अपनी हुकूमत को एक ख़त लिखा है। उन्होंने कहा है कि ये चूँकि कन्विक्टेड पर्सन है और ऑलरेडी परसेप्शन है कि गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान ने उनको मांगा भी है, तो हमें नवाज शरीफ साहब को डीपोर्ट करना चाहिए। दूसरी एक अहम डेवलपमेंट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यूके की जानिब से आज एक ट्वीट किया गया है। उस ट्वीट के अंदर उन्होंने लिखा है कि ये जो करप्शन वाला जो मामला है नवाज शरीफ साहब का, और जो कन्विक्टेड पर्सन है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, और उसको जो हुकूमत मांग रही है पाकिस्तान, फाइनेंशियल टाइम्स की वो स्टोरी जो वहाँ की होम सेक्रेटरी जो मिनिस्टर भी होती है वहाँ भी, उसकी जानब से जो लेटर लिखा गया बरतानवी हुकाम को कि इनको हवाले किया जाए चूँकि ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, उसके हवाले से एक बड़ी अहमियत की ये बात हामिल है। और इमरान खान साहब इसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से परसू भी कर रहे हैं। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने 2 मुल्क इस्लामी ममालिक से राब्ते किए हैं। अच्छा, अगली डेस्टिनेशन नवाज शरीफ साहब की अब सऊदी अरब है, कतर है, या और कौन सा मुल्क है। 2-3 ममालिक से अपने जो करीबी जो उनके अगर यहाँ है तो भागकर वहाँ उनसे उन्होंने मुशावरत की है कि जनाब अब हमें, क्योंकि बरतानवी हुकूमत की जानब से नवाज शरीफ साहब के ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है, उनको ये फीलिंग्स आ रही है कि बरतानवी हुकूमत में भी उनको डिपोर्ट कर दे हुकूमत पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि इमरान खान साहब इस हवाले से बरतानवी हाई कमिश्नर को भी तलब कर सकते हैं और उसके हवाले से अपने नुमाइंदे को भेज सकते हैं। और एहतजाज जी एक उनको एक बड़े सफारती तलकात है। नवाज साहबा के केसेस का क्या होगा? वो जमानत पर हैं, उसकी कोई मनसूखी की कहा गया। सार आलम साहब ने मेरा ख्याल है ट्वीट किया और मरीम ने कहा कि पाकिस्तान गवाह रहना, देखो मेरी जमानत की मनसूखी की दरखास्त बना रहे हैं। चेयरमैन नैब जनाब वो लिख रहे हैं, वो बातें आने लग गई। जो भी आप नैब पर हमले का केस है, जब आप मिसयूज करेंगे, आपकी सजा कालदम हुई है, आप जमानत पे हैं और आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज और इदारों को बदनाम, जुडिशरी को बदनाम, रियासती इदारे जो है फौज को बदनाम, अपने जो भी मुल्क के इदारे उनके ऊपर आप निशानाम तराजी करेंगे। 1440 कनाल का केस, तो आपकी ये आपको हक हासिल नहीं है, आजाद शहरी की हैसियत से नहीं। आप एक सजा याफ्ता कालदम हुई है, सजा वो खत्म नहीं हुई, उसमें बरीयत नहीं हुई। आप बेल पे हैं। आने वाले दिनों में उसमें भी कोई पेशरफ्त हो सकती है। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।